इस प्रोग्राम को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं कामरान शाही। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज एक तारीखी फैसला दिया अजहर खान की पिटीशन के ऊपर। जो मामला दिहाइयों से बल्कि कम अज़ कम एक दिहाई से रुका हुआ था, आज वो मामला खुल के सामने आया जब पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल मिर्जा असलम बेग और साबिक DGI असद दुरानी के ऊपर संगीन तरीन इल्ज़ामात एक तरह से साबित हो गए और उनको मुजरिम डिक्लेयर किया गया और बताया गया। अदालत ने यह कहा कि 90 का इलेक्शन जो है वो रिग किया गया था, उसमें धांधली हुई थी और सदर इसाक खान के सदारती महल के अंदर इलेक्शन सेल कायम था, वो उससे बखूबी वाकिफ थे। उनके इमा पर मिलकर एक अनहोली अलायंस बनाया गया जिसमें एस्टेब्लिशमेंट के DGI DG चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मिर्जा असलम बेग और इसाक खान शामिल थे और इलेक्शन को रिग कर दिया गया। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यही नहीं कहा बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए और हुकूमत पाकिस्तान से कहा है कि FIA को कहे कि उन तमाम सियासतदानों के नाम भी सामने लाकर उनके खिलाफ तहकीकात की जाए जिन्होंने मुबैना तौर पर रकूम वसूल की। हमने अब से थोड़ी देर पहले आज इस प्रोग्राम जब ये फैसला आया तो पाकिस्तान की हुकूमत के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कमर जमान कायरा से गुफ्तगू की, क्योंकि गुफ्तगू से पहले तो मुझे अभी राजा परवेज अशरफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, मुझे एक चीज़ पे बड़ा ताज्जुब हुआ कि उनको शायद इस चीज़ का इल्म ही नहीं है कि जो तमगा जमहूरियत दिया गया था मिर्जा असलम बेग साहब को, वो फौज के इदारे को दिया गया या नहीं दिया गया, लेकिन ये मिर्जा असलम बेग साहब की ज़ात को इसलिए दिया गया था। मिर्जा असलम बेग साहब ने खुद मुझे बताया कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से जो लोग प्रोपेगेंडा उनके मुतालिक करते हैं कि उनकी हुकूमत को सैबोटाइज किया गया, चलने नहीं दिया गया, तो मिर्जा असलम बेग साहब कहते थे, उन्होंने ये फरमाया आज से 1-1.5 साल पहले मुझे इंटरव्यू देते हुए कि जी मुझे तमगा जमहूरियत दिया है, मुझे एज अ पर्सन दिया है, एज अ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ दिया कि मेरी जमहूरियत के लिए इतनी खिदमत है कि मोहतरमा समझती थी कि अगर मैं ना होता तो शायद ये इलेक्शन ही ना हो पाते बर वक्त और ये सब कुछ ना होता। तो ये तमगा जो है इसके बारे में कंट्रोवर्सी बरकरार है। उससे ज़्यादा क्लियर मौक़िफ़ आज हमें इस तमगे जमहूरियत के ऊपर दिया है कायरा साहब ने। वो मौक़िफ़ क्या है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत को रिग करके हराया गया, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है तो उसके ऊपर मौक़िफ़ क्या दिया कायरा साहब ने, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वो सुनते हैं। अब से थोड़ी देर पहले हमने आप लोगों के लिए खुसूसी तौर पर रिकॉर्ड किया। बहुत वार्म वेलकम कमर ज़बान कायरा साहब। ये सर आज का जो फैसला आया, पहले उस पर मैं आपसे बात कर लूँ मुख्तसरन। बहुत बड़ी तारीख है आपके ख्याल में लिखी है सुप्रीम कोर्ट ने, साबिक चीफ ऑफ द आर्मी साहब के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। देखिए बहुत अरसे से असगर खान साहब की पिटीशन पेंडिंग थी, बल्कि असगर खान साहब ने अपने कुछ प्रोग्राम्स में ये बात भी कही कि मैंने 3-4 दफ़ा अदालत को ख़त लिखे हैं, लेकिन मेरा केस नहीं सुना जा रहा, बट अल्टीमेटली वो केस सुन लिया गया और आज फैसला आ गया है। लेकिन एक बात, हमारी पार्टी अगर ये बात रोज़े अव्वल से हम कह रहे हैं, ये बहुत अरसे से हम कह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर इलेक्शन रिग होते रहे और हमारे ख़िलाफ़ होते रहे, तो ये कहा गया कि पीपल्स पार्टी को जब भी ये शिकस्त हुई है तो पीपल्स पार्टी इलेक्शन में रिगिंग की धांधली के इल्ज़ाम लगाती है। तो अब अदालत ने इस बात को इंडोर्स कर दिया है। ना हम पटिशनर थे, ना हम फैसला करने वाले थे। पटिशनर असगर खान साहब थे जिनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अपनी एक हिस्ट्री है और फैसला अदालत का था। एक चीज़ मुझे अभी समझ नहीं आई, वो डिटेल समझ आएगी जब फैसला आएगा। अदालत ने ये फरमाया है कि जिन लोगों के नाम उसमें हैं वो नाम बड़े मोहतरम नाम है सियासत के। FIA को कहा है कि जी उनके खिलाफ तहकीकात करें। अब FIA अगर उनके खिलाफ तहकीकात करेगी तो फिर ये होगा कि शायद हम पॉलिटिकली विक्टिमाइज कर रहे हैं। अच्छा, नहीं तो फिर करेंगे नहीं आपके ख्याल में तहकीकात? उसमें कुछ और बड़े बड़े लीडर्स के नाम हैं, तो FIA अगर उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए तलब करती है तो ये तो एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। हमने अपने दौरे हुकूमत में इन 4.5 सालों में किसी एक भी सियासी कैदी को सियासी बुनियादों पे किसी शख्स को विक्टिमाइज़ नहीं किया। अब ये हमारे ज़िम्मे ज़रूर आएगा क्या कैपेबिलिटी ये होगी और इस पर जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ जिनके नाम इसमें आएंगे या आए हैं वो इस पर किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे, ये एक अलग सवाल होगा। अगर साहब 2 सवाल उठेंगे ना इससे, अगर आप ये नहीं करते तो आप ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट की फिर दोबारा से डिले कर रहे हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन को, क्योंकि उन्होंने हुक्म दिया आपको कि FIA तहकीकात मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ हम तो करेंगे, अदालत का हुक्म तो मानना है, वो तो होगा, लेकिन आगे देखने की ज़रूरत यह है ना कि उसके ऊपर रिएक्शन क्या होगा। अदालत ने तो कुछ और फैसलों के अंदर भी हुक्म दिया जिस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो फिर इन्वेस्टिगेटर्स के ऊपर एतराज़ात आ गए और उनको रोक दिया गया, अदालत ने स्टे भी कर दिए। तो फिर इस मामले में भी अभी देखने की जरूरत है फैसला के खिलाफ किस तरह कोई भी हुकूमत, हमें एक हिस्ट्री पता है पाकिस्तान में कितने स्ट्रेंथन्ड हैं पाकिस्तान के इदारे, जब रिटायर्ड हो जाते हैं फिर भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, रिटायर्ड हो जाते हैं उनके खिलाफ केस नहीं खुलता। मुशर्रफ साहब एग्जाम्पल हमारे सामने, इससे पहले आर्टिकल 6 किसी भी नहीं लगा जिन्होंने दस्तूर तोड़ा, अयूब खान से लेकर आज तक। तो आपकी हुकूमत जो है वो किस तरह साबिक आर्मी चीफ जनरल असलम बेग जिसको बेनज़ीर भुट्टो साहब ने तमगा जमहूरियत अता किया था उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी? देखिए मैंने तो पहले अर्ज़ किया
कि इन ताकतवर अहबाब के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेट करके कार्रवाई करना और इनके बारे में इनका जुर्म डिटरमिन करना, ये अगर एग्जेक्टिव के ज़िम्मे डाल दिया गया है, डाला गया है या कहा गया है उन्हें करने को, तो उसमें बहरहाल अभी सवाल ये है कि उसकी जो एक्सेप्टेंस होगी वो कितनी हो। ये तो आपकी स्ट्रेंथ है ना हुकूमत की, कि आप एक रिटायर्ड आर्मी जनरल को भी जो है वो अकाउंटेबल नहीं कर सकते। कोर्ट खुद कह रही है कि वो मुजरिम है। देखिए, मैं तो सिर्फ शायद फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि अदालत ने कह दिया, अगर हम करते हैं तो क्या हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स जिनके नाम उसमें आएंगे वो नहीं, ये दो डिफरेंट मौजूद, ये डिफरेंट दो मौजूद। जो आर्मी चीफ है साबिक, वो पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं है। मिर्जा असलम बेग वो भी एक सियासी जमात के सरबराह है, आपके इल्म में होना। मिर्जा असलम बेग साहब जी, उन्होंने भी एक जमात बनाई हुई है। वो तो उनकी जमात अभी कहाँ, वो किसी इलेक्शन में थोड़ी गए हैं वो। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि जिनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए होना चाहिए। DGI उस वक्त के जो थे असद दुरानी साहब, उन्होंने ही प्लेड फेयर रोल। उन्होंने अदालत के अंदर आके भी बड़ी सच बातें कही हैं, उन्होंने अपना एफिडेविट दिया है। उनके बारे में भी अदालत को चाहिए कि उस बात को जरूर दो सवाल बस कह रहा साहब इस हवाले से। एक तो ये कि आपके वोटर्स की एक्सपेक्टेशन होगी कि जबकि अदालत ने ये कह दिया इबहाम के बगैर कि जनरल मिर्जा असलम बेग साहब जो थे वो मुलव्विस थे मेहरान बैंक से पैसे निकाल के पॉलिटिशियन तकसीम करके आपकी हुकूमत के खिलाफ इलेक्शन रिग करने। अब बेनज़ीर भुट्टो साहब का उस वक्त ये बात नहीं पड़ी जब तमगा जमहूरियत देनी थी। आज अवाम आपसे पीपल्स पार्टी क्या एक्सपेक्ट करे कि तमगा जमहूरियत उनका बनता है या वापस ले लेगी आपकी हुकूमत? इसमें भी कोई मसला है? देखिए, तमगा जमहूरियत मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इस फैसले के बाद, डिटर्मिन हो जाने के बाद उनसे वापस होना चाहिए, और उनके खिलाफ जो एक्शन होगा एज पर लॉ वो भी जरूर होगा। लास्ट सवाल ये कि आज की जो अदालत की हियरिंग है उसमें उन्होंने सख्ती से कहा कि सदर जो है वो सदर का ओहदा, ख्वाह वो जरदारी साहब हो या जो भी हो, वो सियासत में मुलव्विस नहीं हो सकता और इलेक्शन सेल भी नहीं बन सकता। अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के मुताल्लिक लाहौर हाई कोर्ट में भी आपको पता है पिटीशनें चल रही हैं और बल्कि हुक्म तक जारी किया गया था सितंबर तक आप अपनी सारी सियासी एक्टिविटीज़ दूर कर दें, तरक कर दें। अप्लाई होता है मौजूदा सदर पे भी ये फैसला? सियासी नहीं होना चाहिए सदर को? देखिए, सदर को सियासी तो होना है। अच्छा, सदर है ही खालिस्तन सियासी होगा। कोर्ट जो भी कहे? नहीं, कोर्ट के कहने की बात नहीं है, मैं कोर्ट की तौहीन की बात नहीं कर रहा हूँ। आप ज़रा गौर कीजिए, सदर होता क्या है? सदर सियासी जमातों का फ़र्द होता है, सियासी जमातों का कैंडिडेट होता है, सियासी तरीके से इलेक्ट होता है। पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट प्रेसिडेंट, सेनेट एंड नेशनल असम्बली, ये तीनों मिलते हैं तो असम्बली पार्लियामेंट मुकम्मल होती है। और पार्लियामेंट अगर सियासत नहीं करेगी तो क्या करेगी? पार्लियामेंट ने सियासत करनी है। सदर को पार्टीजन नहीं होना, सदर को किसी एक उनके बारे में यह है कि वो सभी के लिए साझी होना चाहिए। ये बात कि वो सियासत नहीं करेंगे, ये बात मेरी समझ में नहीं आता। पार्टीजन नहीं होंगे जरदारी साहब की बस पार्टी के लिए? पहले मैं इस बात की वजाहत जरा कर लूँ। सदर कोई फौजी जर्नैल नहीं है, सदर कोई जज नहीं है, सदर कोई सरकारी मुलाजम नहीं है कि उन्होंने सियासत नहीं करनी। सदर का ओहदा खालिस्तन सियासी है, सियासी बुनियादों पर उसका इलेक्शन होता है, इलेक्टेड ऑफिस है, पार्लियामान का हिस्सा है और वहाँ पे सियासत होनी है। अब सियासत की नेगेटिविटी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अगर कमर ज़मान ने गलत किया है तो ये कहा गया कि सियासतदान गलत करता है। भाई, कमर ज़मान ने गलत किया है ना, एक जमात ने गलत किया तो जमात को गलत करे। वाई वी आर सेइंग कि जी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर पॉलिटिक्स नहीं होंगे प्रेसिडेंट, देखिए मेरी गुजारिश सुन लीजिए मैम, अगर सियासत ही इतना ही बुरा काम है तो सियासत बैन कर दे इस मुल्क में। मैं सियासत की बात नहीं कर रहा सर, ये फैसला तो हो गया 4 साल, इलेक्शन की बात हो रही है अब तो। देखिए, एक और गुजारिश सुन लीजिए, वजीर आजम को, क्या वजीर आजम को पार्टीजन होना चाहिए? नहीं तो निगरान आएगा। अगर हम ये कह रहे हैं नो, किसी वजीर आजम को नहीं होना चाहिए, किसी वजीर को नहीं होना चाहिए। अगर हम ये कह रहे हैं कि सदर को पार्टीजन नहीं होना चाहिए तो वजीर आजम पार्टीजन हो सकता है? क्या ओथ है वजीर आजम का? वजीर आजम पाकिस्तान सारे मुल्क का, जिन लोगों ने चुना है उनका भी, जिन्होंने नहीं चुना उनका भी। और वजीर आजम पाकिस्तान जो मौजूदा है या हमारे पहले मैं इलेक्शन की बात कह रहा था। मैं 4 साल गुजर गए जरदारी साहब के, मैं तो इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। इलेक्शन में आपको लगता है कि जरदारी साहब आपके लिए पार्टीशन नहीं होंगे? जरदारी साहब का इलेक्शन के अंदर रोल ही कोई नहीं होगा। रोल ही कोई नहीं होगा, इसलिए कि केयर टेकर सेटअप आ जाना है और केयर टेकर सेटअप माजी की तरह का नहीं आएगा। अब केयर टेकर सेटअप आना है लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस यानी वजीर आजम की मर्जी से। और वो अगर इत्तेफाक नहीं होता तो फिर पार्लियामानी कमेटी या फिर इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। और वो जो केयर टेकर गवर्नमेंट होगी वो किसी सदर को या किसी जमात को जवाबदेह नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन आज़ाद है, वो किसी तरह भी इन ऑफिस को उसमें इस्तेमाल नहीं होने देगा। ठीक है, तो वाज़ेह तौर पे मिनिमम 6 वीक्स तक भी निगरान हुकूमत बन सकती है, तो ऐसा भी है किस तरह 6 हफ्ते तक बन सकती है, ये पॉसिबिलिटी भी है ऑप्शन? इलेक्शन 40 डेज इलेक्शन टाइम होता है। इलेक्शन शेड्यूल जो आएगा वो 40 डेज होगा मिनिमम, उसमें होगी वो उसके लिए होगी। जो गवर्नमेंट है वो विद इन 2 मंथ्स, अगर देखिए ना आईनी पोजीशन क्या है कि अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती है
तो विद इन 2 मंथ, विद इन 60 डेज, इन 2 मंथ 60 डेज इलेक्शन कराना ज़रूरी है। और अगर असम्बली प्रायर टू दी कंप्लीशन तोड़ दी जाती है तो फिर 90 डेज में इलेक्शन कराना है। तो अगर हम 18 मार्च तक चल के असम्बली टर्नओवर अपना पूरा करती है तो फिर 18 मार्च को इंस्टॉल होगी केयरटेकर गवर्नमेंट, ठीक है, और वो विद इन 40 डेज इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराएगा, बट विद इन 2 मंथ्स होना ही होना। शुमाली वजीरिस्तान के ऑपरेशन की वजह से मुलतवी तो नहीं करी ना हुकूमत? शुमाली वजीरिस्तान के ऑपरेशन का कतन कोई ताल्लुक इस बात से नहीं है। बात और आप मुझे एक बात बताएं, ये बात कहा गया कि जी मलाला पे हमला जो हुआ है वो इस तरह कराया गया है कि शुमाली वजीरिस्तान का एक बहाना बनाया जाएगा। कोई बहाने की जरूरत है ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई बहाना बनाया जा रहा है आपके होते हुए, इस आज़ाद मीडिया के, बल्कि कुछ ज़्यादा ही आज़ाद मीडिया के और इन अदालतों के होते हुए, इस तरह के आज़ाद अदलिया के। अब पाकिस्तान के लोगों में जितनी अवेयरनेस है, क्या कोई गवर्नमेंट ये सोच सकती है कि वो इस तरह के एक्शन करके और इलेक्शन डिले कर? राइट, गवर्नमेंट क्या सोचती, क्या सोच नहीं सकती, उसका फैसला होगा इलेक्शन में। कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। व्यूअर्स, प्रोग्राम में वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम में आप दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले से मैं आप आज की सबसे अहम न्यूज़ अजहर खान केस का फैसला और उसके हवाले से कमर ज़मान कायरा साहब की हिचकिचाहट सुन रहे थे, क्योंकि वो लग ऐसे रहा था कि वो बहुत हिचकिचा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि आगे मुसीबत ही नाजिल होगी। अब किस तरह वो साबिक जर्नैलों या जो दूसरे लोग मुलविस हैं इस एपिसोड में, उससे किस तरह वो पैसे निकलवाएंगे और किस तरह जो है वो साबिक जर्नैलों से तमगा जमहूरियत वापस लेंगे। बड़े मुश्किल में नजर आए हैं वो, सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले की तरह इस वक्त मुश्किल में नजर आए। वो कहते हैं पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, तो लगता नहीं कि ये हुकूमत कुछ कर सकेगी इस हवाले से। मे बी आई एम कम्प्लीटली रॉन्ग। लेकिन आज का अहम तरीन एक और इशू है जिसपे आज मैंने शुरा को मदऊ किया है, और वो लोगों की जानों से मुतल्लिक है कि हर साल जो है वो लगता है ऐसे है कि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है कि उसके अंदर एक फितरा सा उठता है यंग डॉक्टर्स की स्ट्राइक का, और उसके बाद जो वो पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लेता है, लोगों की जानें जो ज़ाया होती हैं। वक्त ज़ाया किए बगैर आज का वक्त प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ले लिया, ज़ाया किया या पता नहीं यूटिलाइज़ किया, आई डोंट नो। ख्वाजा सलमान रफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त हेल्थ में मुशीर हैं, स्पेशल एडवाइज़र हैं वज़ीर आला पंजाब के, हुकूमत पंजाब के हेल्थ के ऊपर। आपको बहुत वार्म वेलकम। इब्रारुल हक साहब हैं, आप PTI से भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपका ताल्लुक क्योंकि एक फलाही इदारे से भी आप चलाते हैं, तो हमने उस कॉन्टेक्स्ट में भी इनको बुलाया है। डॉक्टर सैयद नासिर अब्बास साहब हैं जो दुहाइयाँ देते हुए रोते हुए सड़कों पर फिरते हैं और स्ट्राइक करते फिरते हैं, और उनसे मैं पहला सवाल आप सबसे माजर के साथ इनसे कर लूँगा। हजूर, आपका ओह तो यही कहता है कि कुछ हो जाए, जिंदगी मौत कुछ हो जाए, आपने स्ट्राइक नहीं करनी क्योंकि आपके हाथ में जो है वो मरीज की जिंदगी है, आप चले जाते हैं स्ट्राइक के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पैसों के चक्करों में। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बड़ा वाज़ेह कर दूं कि स्ट्रक्चर हमारा इशू था, इसमें पैसे को तो इशू था ही नहीं, इसको तो खामखा बनाने की कोशिश की गई। दूसरे नंबर पे मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूं कि हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना है कि सर्विस स्ट्रक्चर ना होने की वजह से तकरीबन 5000 क्वालिफाइड डॉक्टर मुल्क छोड़कर क्या चाहिए सर्विस स्ट्रक्चर में? मैं बताता हूँ, छोड़कर चले गए हैं। अगर एक क्वालिफाइड कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट यहाँ पर होते, इंसानी जाने बचाते। इस टाइम एक अनट्रेन डॉक्टर जो मरीजों का इलाज कर रहा है वो ज्यादा खतरनाक है। स्ट्रक्चर मिल जाने के बाद जो ट्रेन डॉक्टर इलाज करेगा वो लोगों के लिए यूजफुल होगा। ये स्ट्रक्चर का इशू है। हम लोग चाहते हैं कि अगर स्ट्रक्चर में जो गाड़ियां 1300 व्हीकल 18वां ग्रेड पैसे इंक्रीमेंट ये आप ये इशू नहीं है। देखिए ये तो है ही नहीं हमारा, ये स्ट्रक्चर कोड में दाखिल है, उसमें से अगर मैं गाड़ियां हो चीजों दिखा दें कोई ऐसी बात नहीं। हाँ ये मेरे पास जो उसमें है, नहीं सर कोर्ट के अंदर मौजूद है। तो सर मसला क्या है फिर? ये तो अच्छे लोग हैं, आप बिला वजह कुछ ज्यादा कर रहे हैं। ये जो डिमांड्स है ना गाड़ियों की ये सारी ये शुरू में थी। अच्छा। ये एक मुसलसल मीटिंग्स के बाद हमारी इनके साथ जो मीटिंग्स होती रही, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी इनसे मीटिंग्स हुई हैं और कोर्ट की हदायत से पहले हमारी इनसे मीटिंग्स हुई, कोर्ट की हदायत के बाद हमने एक सीनियर लोगों में कमेटी बनाई जिसमें सागडर उसको चेयर कर रहे थे, जाहिद अहमद थे, परवेज रशीद साहब थे, पार्लियामेंटेरियन थे। इनकी जो डिमांड्स थी वो तकरीबन 45-46 डिमांड्स थी, जिसमें 40 पे हमारा कंसेंसस हो चुका है। वो आप कहते हैं तो उसकी डिटेल आपको बता सकता हूँ, लेकिन होता यह है कि जब चीजें करीब आती हैं उसके बाद सब क्लॉजेस और नई नई बातें सामने आती हैं। मूवमेंट जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो मुझे नहीं लगती, मुझे लगता है अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। देखिए मैं आपको लगता है आप इनको एक तो सर्विस स्ट्रक्चर पहली बात है मौजूद है। पाकिस्तान के किसी सूबे में कोई सर्विस ऐसी नहीं जिसका सर्विस स्ट्रक्चर मौजूद ना हो, उसको रिफाइन किया जाता है, उसको बेहतर किया जाता है। जो हमने आपस में मीटिंग्स करके बाद बैठ के एक फार्मूला तय किया है, और वाईडीए में कहना चाहूँ कि ये यंग डॉक्टर्स की नुमाइंदगी जरूर कर रहे हैं, पूरी कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मेरी वजह सुने, मेरी पूरी बात सुने। उसमें PMA शामिल है, MTA शामिल है, उसमें जनरल कार्डर एसोसिएशन शामिल है, क्योंकि मुज़ाकरात में सब लोग बैठे हैं। मेरी बात सुने, हम जब चैनल्स पे वीडियोस चलते हुए देखते हैं तो फिर तो पूरे पाकिस्तान में स्ट्राइक, खासतौर पंजाब में हमें इसकी वजह होती है कि ये नौजवान है,
ये स्ट्राइक करते हैं। बाकी जो हजारों की तादाद में, जिनकी तादाद इनसे बूढ़े वो बहुत नहीं ज्यादा है, करते। नहीं बूढ़े बात नहीं, जो टीचिंग कार्डर है, इसके बाद आप बताऊंगा बराबर साहब। जनरल कार्डर है। पहले तो मैं बड़ा वाजे कर दूं कि सर ने मुझे कहा कि स्ट्रक्चर मौजूद है, इनसे पूछें स्ट्रक्चर होता क्या है। हमारे साथ मुसीबत ये हुई है कि हमारे तमाम नॉन टेक्निकल लोग हम पे हावी कर दिए गए, चाहे वो सेक्रेटरी की शक्ल में हो या मुशीर या वजीर आला साहब खुद, जिनको हेल्थ का मालूम ही नहीं है। वजीर आला साहब उनका देखें ना, उनको क्या उस टाइम उनके क्या जवाब दे दें यार, आज उनका नॉलेज क्या है हेल्थ के बारे में पूछना चाहूंगा। पहले मैं जवाब दूं, पहले मैं जवाब दूं। देखिए स्ट्रक्चर ये है कि अगर कोई डॉक्टर नौकरी में आता है, उसे पता हो कि 5 साल बाद कहाँ होगा, वो स्पेशलाइज करता है कहाँ पे होगा, उसको 10 साल बाद कहाँ पे होगा, 15 साल बाद कहाँ पे होगा, उसे अपने कैरियर का सारा मालूम हो। अगर सलमान साहब ने कहा कि स्ट्रक्चर मौजूद है, इनसे पूछें कि 5 साल बाद डॉक्टर कहाँ पे होता है, 10 साल बाद। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि आप वजीर आला पंजाब जो है वो वजीर सेहत है, क्या उनको कोई अहम बंदा नहीं मिला कि उनको वजारत में वजीर सेहत? पोर्टफोलियो मेरे पास है, मैं क्लियर कर दूं, पोर्टफोलियो मेरे पास है, मैं कैबिनेट का मेंबर हूं, मेरे पास ये महकमा। सर इनको भी हेल्थ का पता है। दूसरी बात यह है कि सर्विस स्ट्रक्चर का ताल्लुक बनाने का कार्डर का ना किसी डॉक्टर से ना पॉलिटिशियन से है, ये रेगुलेशन का, लॉ का और टेक्नोक्रेट का काम है, वो ना डॉक्टर का काम है ना पॉलिटिशियन का काम है। दूसरी बात ये, पार्लियामेंट जमहूरियत में हमेशा चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आला या वज़ीर आज़म होता है, क्योंकि लोगों का मैंडेट होता है आवाम का। सो जब आप एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में चल रहे हैं तो फिर उसके हिसाब से हम चल सकते हैं। अगली बात मेरी है कि इनका सर्विस स्ट्रक्चर मौजूद है, उसको रिफाइन किया गया है, नया फार्मूला तय पाया गया जिसके तहत हजारों डॉक्टर्स जो प्रमोट होंगे और 10-20 साल का पिछला बैकलॉग था। बदकिस्मती से पिछली हुकूमतों में कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी थी, हमारी हुकूमत ने आगे पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू मेरिट पे एक कंपटीशन की फजा करके ताकि बेहतर से बेहतर लोग आगे आए, उसको सवार किया। और उसके बाद 4 साल में जो डॉक्टर्स के लिए रिफॉर्म्स की गई हैं, हजारों डॉक्टरों को तैनात किया गया, उनकी प्रमोशन की गई, नए मेडिकल कॉलेजेस बनाए गए, हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस इनको दिया गया। पूरे पाकिस्तान में तमाम सरकारी अफसरों से ज्यादा हमारे डॉक्टर ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं आपके साथ। नहीं सर, मुझे क्या वजह है? एक मिनट देखें जी, ब्लैकमेलिंग के तो मीडिया और आवाम गवाह है। मेरी बात देखे ना, आवाम भी होती है जब ये 2 हड़ताल करते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जो हदायत हैं उस पर किस हद तक अमल करते हैं। इस वक्त भी ये केस हाई कोर्ट में। मुझे बताएं, मेरे पास हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, उसका 8वां जो 7 तारीख ऑर्डर किया उसमें वो गवर्नमेंट को कहती है कि आपने 15 दिन के अंदर डॉक्टरों का स्ट्रक्चर डिफाइन करना है। ये ऑर्डर मौजूद है, 15 दिन के अंदर डॉक्टरों का स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, ये पूरी कौम को दिखाइए। हम लोग अदालतों की बात नहीं मानते, अरे ये नहीं मानते। इन्होंने कोर्ट ने डायरेक्शन दी है 7 जुलाई, इससे क्या भाई डॉक्टरों के स्ट्रक्चर 15 आपको भी तो कह रहे हड़ताल नहीं करनी। जनाब मैं सिर्फ एक बात करता हूं, मेरे पास अभी मौजूद है। हम लोग देखें, हम लोग इस मुल्क में हड़ताल सब लोग करते हैं, प्रोटेस्ट सब लोग करते हैं, वुकला करते हैं, जजेस करते हैं, क्या इनकी हुकूमत स्ट्राइक से बहाल नहीं? हम लोग स्ट्राइक नहीं करना चाहते जब हमारे पास। आप एक रिफाइन तरह चला रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ दैट भी बताइए कि आपको लगता क्या, ठीक है आपके एफिलिएशन पीटीआई के साथ, आपको लगता है यहाँ पे ज्यादती कौन कर रहा है? देखिए, एक तो ये कि मैं इस वक्त बगैर किसी सियासी प्लेटफॉर्म के हवाले से बात करूँगा, ये एक रिफाई आमा का मामला है और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मेरा भी थोड़ा सा ताल्लुक है। मेरा बड़ा एक दिल, मैंने भी एक हॉस्पिटल बनाया, BHUs की हालत देख लें, वहाँ पे मवेशी इस वक्त चल बेसिक हेल्थ यूनिट्स, इसी तरह से TPOs, बाकी जो THUs हैं जितने भी बाकी, उनमें सारा ये मामला है। ओवरऑल देखें ना तो हमें थोड़ा सा गिला ये है कि एक तो हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर मिनिस्ट्री होनी चाहिए। 18वीं तरमीम के बाद ये सारे इख्तियारात सूबों को दे दिए गए थे। वज़ीर आला साहब 17 मिनिस्ट्रीज़ खुद चला रहे हैं, वो जितने मर्जी अकले कुल हों, ये मुमकिन नहीं है कोई बंदा हर इशू के ऊपर जो है वो प्रॉपरली डिलीवर कर सके। जो डॉक्टर्स मेरे पास तशरीफ़ लाए थे और मैं इस इशू को जानना चाहता था मज़ीद, और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी की इस हवाले से। देखें, सबसे बड़ा इशू ये है कि इस वक्त जो कंसल्टेंट्स हैं आपके सारे बाहर जा रहे हैं। ठीक है, बरतानिया ने, दीगर ममालिक ने अपनी इमिग्रेशन की पॉलिसी जो है डॉक्टर्स के लिए और इंटेलिजेंशिया के लिए बड़ी आसान कर दी। उन्होंने कहा आ जाओ 100 बिस्मिल्लाह आ जाओ। और पाकिस्तान में 67% यूथ है पॉपुलेशन की, उसमें से मोस्टली बेरोजगार हैं। जो मर मुर के कहीं पहुंचते हैं किसी ओहदे तक, डॉक्टर्स तक, उनको थप्पड़ पड़ रहे होते हैं, वो चारपाइयों के नीचे घुस रहे होते हैं। मेरे 6 साल बेटे ने मेरे से पिछले दिन पूछा, बाबा ये किसको मार पड़ रही है? मैंने कहा बेटा डॉक्टर्स हैं। तो मुझे कहता आप तो मुझे कह रहे थे आपने बड़े होकर डॉक्टर बनना, मैं तो नहीं बनना बड़े होकर डॉक्टर्स। देखें, इज्जत और एहतराम का रिश्ता हर मामला ये बच्चों की तरह है, हुकूमतें माओं की तरह से होनी चाहिए। हमें ये मामला जो है ना ये गड़बड़ नज़र आते हैं और इसके लिए हेल्थ की एक प्रॉपर पॉलिसी जो तरतीब देनी चाहिए और प्रॉपर लोग और आप वजारत भी होनी चाहिए इसकी। मैं इसमें आपका ख्वाहिश साहब जवाब दे दें। मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, कंसल्टेंट जो बाहर जा रहे हैं उन्हें बाहर जाने से रुकना नहीं है, वह उनको 10 से 15 तनख्वाह मिल रही है। ठीक है, प्रैक्टिकल सूरत हाल ये है कि अगर हम किसी टर्शियरी के अस्पताल से ट्रांसफर भी करना चाहें ना लाहौर के किसी उस अस्पताल में जिसको हमने बनाया हो, हम वो भी नहीं कर सकते, उससे भी ये 2 हड़ताल करते हैं। ये हमने 910 WMOs के इश्तिहारात दिए थे अखबारात में, उन
बच्चियों को हम भेजना चाहते थे यकी गेट मुंशी अस्पताल में 10 बच्चियां सिर्फ FCPS बच्चियां, वो भी बच्चियां वहां पे ज्वाइन नहीं कर रही। सूरत हाल है कि हर डॉक्टर चाहता है वो लाहौर में रहे। जब 36 का 36 रह गया, ठीक कह रहे हैं, BHU RGC में भेजते हैं डॉक्टर्स को, वहां जाना कोई नहीं चाहता। हमारी जो इनसे सारी गुफ्तगू चल रही है उसका ये हिस्सा पैकेज का प्रोफेसर वार्ड्स में दौरा करेंगे, वो इसका हिस्सा होगा। ओपीडीज में बैठेंगे, बाहर कोई दोस्त नहीं जाना चाहता, कोई बहन और भाई हमारा बाहर जाना नहीं चाहता। जब तक डॉक्टर बाहर नहीं जाएंगे तब सिस्टम का बेहतर नहीं कर सकते। प्रोग्राम का टाइम कम है, एक पूरा प्रोग्राम का टाइम मैं आपसे लेना चाहूंगा इंटरफेरॉन के ऊपर। एक मेडिसिन है जो हेपेटाइटिस को ट्रीट करती है। लाहौर के अंदर डॉक्टर्स के एक ग्रुप ने मिलके एक और यहाँ पे मैं अभी वो तब्दीलियों के हवाले से बात नहीं करूंगा जो यहाँ के अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को तब्दील कर दिया, बाकी की उनके ऊपर FIA के प्रोग्राम में पूरा हो। एक मेडिसिन है जो पाकिस्तान ने इजाद कर ली है और वो 33 रुपए में एक इंजेक्शन बनाया है, बाहर से मिलता है 990 रुपए का। पाकिस्तान में 55 अरब रुपए का वो हेल्थ इंपोर्ट करती है सिर्फ इस वजह से। और इन्होंने हुकूमत को लाके दिया, उन्होंने कहा हम नहीं मानते, बरतानिया से लिखवा के लाए, अमेरिका से लाके। इतना सस्ता इंजेक्शन क्यों नहीं ले रही, जबकि अबरार साहब जो है वो कह रहे हैं बिक रहा है 33 रुपए में और $900 का आप कह रहे हैं बाहर से मिलता है, 990 रुपए का मिलता है बाहर। मैं कहा $900 तो बहुत ही ज्यादा रुपए का। और फिर ब्रेक से वापस आएंगे तो पूछूंगा डेंगी कहाँ गया पंजाब से, और है या नहीं है, या इन्होंने जो है उसको गुम कर दिया या मीडिया ने गुम कर दिया। इस पर बात करते हुए इस प्रोग्राम में ब्रेक के बाद। वेरी वार्म वेलकम बैक। प्रोग्राम में जाने से पहले हमें बता रहे थे इब्रार हक साहब के ये दूर दराज इलाके जो है जहाँ पे दही सेंटर होते हैं, हेल्थ सेंटर, वहाँ डॉक्टर्स ही नहीं है और वहाँ मेडिसिन नहीं है, वहाँ पे लोग मर रहे हैं। तो जिसके ऊपर जो ख्वाजा साहब ने कहा कि जी हम जिस डॉक्टर को लगाते हैं, खासतौर पर यंग डॉक्टर्स को, यंग बच्चियों को, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं इन दूर दराज इलाकों में जाके ड्यूटी सर्व करना। तो बड़ा ये तो अफसोस है, शर्म का काम अगर आप ऐसा करते हैं। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस टाइम 5000 डॉक्टरों की सीटें खाली पड़ी को मालूम है। मुझे एक बात बता दें, यही 4-5 हज़ार डॉक्टर प्रोटेस्ट स्ट्राइक करें तो जुर्म बन जाता है। हुकूमत ने फिल नहीं कर दी, हुकूमत मुजरिम नहीं है। और जब ये ट्रांसफर करते हैं कैसे भेजते हैं, न्यूरो सर्जन को उठा के BHU में भेज देंगे, कार्डियोलॉजिस्ट को BHU में भेज देंगे। मैं आपको ऑर्डर की कॉपी दूंगा अगर मैं वो कह रहे हैं यंग डॉक्टर्स नहीं जाते हैं। मुझे बताइए मैं आपको ऑर्डर की कॉपी दूंगा, न्यूरो सर्जन प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पे। मैंने कहा BHU में जब आप न्यूरो सर्जन को भेजेंगे मैं आपको ऑर्डर की कॉपी दूंगा। अगर ऑर्डर्स ना हो तो मैं रिजाइन करूंगा। BHU को भेजा तो उसको नहीं भेजना चाहिए, उसको वापस भी तो कर दिया ना। इनको मैं तो सारे हजारों डॉक्टरों की बात कर रहा हूं, स्पेशलिस्ट लोगों को, इन लोगों ने वो जगह मेंटल हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी की बात कितनी, वैसे लाहौर से मेरा भी जाने को दिल नहीं करता। जाते हैं मैं आपको बताता हूं सर, पिछली गवर्नमेंट के अंदर लाहौर के जो सेकेंडरी अस्पताल है वहां कोई गवर्नमेंट के अंदर जनाब यहां पे रहने भावलपुर में जाना पसंद नहीं करता था। कम्युनिटी के साथ मुलाकात की है इस हवाले से, वो बिल्कुल जाने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं हुकूमत हमारी रोटेशन बेस्ड ड्यूटी लगा दे, लेकिन BHUs में जाने का फायदा उस वक्त क्या है जब वहां पे एक डिस्प्रिन की गोली भी मौजूद नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई सीट कुछ भी नहीं है वहां पे। तो जब तक इक्विपमेंट वहां पे नहीं होगा, जब तक वो मेडिसिन नहीं होगी, तो डॉक्टर जाकर बनी हुई होती हैं। वहां के MNA MP आता है, कहता है कि यहाँ पे मेरा जी BHUs कितने टोटल BHU में इस टाइम तक 3,500 से ऊपर BHUs हैं। मैं अगर बताऊं कि अच्छा ये मेरे सामने खबर पड़ी हुई है कि पंजाब हुकूमत ने डॉक्टरों के 45 में 43 मुतालबात तस्लीम कर लिए। मेरे सामने ये बात सही है जी? बिल्कुल। अच्छा वो दो ये मान ली 43, मैं बताता हूं झूठ है ये, बिल्कुल चलो ये तो झूठ है जी। फंसा कहां पे हुआ है? ये कहते हैं कि तमाम मेडिकल ऑफिसर उनमें से तमाम मेडिकल अफसर जनाब जो FCPS है उनको आप SR बना दें। अच्छा आगे सीट अवेलेबल होगी तो वो 18वें ग्रेड जी 18वें ग्रेड में। अब सूरत हाल ये है कि सीनियर रजिस्ट्रार जो है वो टीचिंग कार्ड की तरफ एक इंतहाई पहला कदम होता है SR। इस तक पूरे पंजाब में 818 सीटें हैं, 550 SR बने हुए हैं, 205 खाली हैं। ये तो बहुत माइनर सा इशू है। अच्छा फार्मूले पे इत्तेफाक है। दूसरा इशू आप नहीं मानते का इशू है कि जो इनके जहां पे रह रहे हैं वो अलाउंस जहां सिर्फ 100 200 500 रुपए महीने का दे रहे हैं, वो भी कहते नहीं देना चाहते। किस मुझे बताएं सरकारी यार ये तो मतलब आज मैं ये कहता हूं इन्होंने अगर इनका ख्याल ये है स्ट्रक्चर की पूरी कॉपी आपके पास है, ये देने मुताबिक पूरी तो नहीं, थोड़ी सी है। चलो जितने भी हैं इन्होंने आप कहते हैं सारी मौजूद हैं, बाकी सारे उन्होंने मान लिए हैं। मैं आज आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं ये दोनों मुताबिक में विड्रॉ कर रहा हूं, बाकी सारे ये मान लें, बात खत्म हो गई। आपके सारे मुताबिक माने बात खत्म कर दें, ये दोनों में विड्रॉ कर रहा हूं, 4 का ये दोनों में विड्रॉ कर रहा हूं। अगर ये सच्चे हैं कैडर का वो भी एस्टैब्लिश कर दिया, इनसे पूछें कि पोस्ट ग्रेजुएट हाउस ऑफ इंडस्ट्री का वो भी कर दिया, 89 डेज की लीव का वो भी कर दिया, में मौजूद है। वो मैंने विड्रॉ कर लिया आपके सामने, जो विड्रॉ कर लिया सारी बातें जमा है जनाब। मैं एक बात
गए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। स्ट्राइक में ही इस वक्त? नहीं, कोई बिल्कुल स्ट्राइक नहीं है। अच्छा। हम लोग सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम अस्पतालों के बाहर थोड़ी देर 1-2 घंटे के लिए इकट्ठे होते हैं। इमरजेंसी चलती है, इमरजेंसी इंडोर हर जगह चलती है। पूरी दुनिया में देखें तो इंटेलिजेंशिया की बड़ी रिस्पेक्ट है। खुद अमेरिका के अंदर एक कांग्रेसमैन से, किसी कांग्रेसमैन से आप जाके पूछें कि व्हाट आर यू प्राउड ऑफ, तो वो कहेंगे अपनी इंटेलिजेंशिया पे, बिलखसूस डॉक्टर्स पे। और आपको पता है कि अमेरिकन में हम बस फंड रेजिंग के लिए जाते हैं, दुनिया भर में डॉक्टर्स रिचेस्ट कम्युनिटी होती है हर जगह, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, लोग बनना चाहते हैं सारे। पाकिस्तान के अंदर जो डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट है वो आपके सामने है। एक तो में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, आपके सामने है। जो मतलब मरीज की क्या रिस्पेक्ट है? मरीज हड़ताल होकर मरीज वहां पे आता है, मारा सर मैं जिम्मेदार दो बोले 3 तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। मैं जिम्मेदार हूं। अगर कोई मरीज हमारी स्ट्राइक की वजह से मरता हूं, मैं चैलेंज करता हूं। अब कहीं मरे यार, जानबूझ के नहीं मरे, एक मिनट, अगर वो मरे थे, ये दावा कर रहे थे कि डॉक्टर काम कर रहे हैं, अस्पताल बेहतरीन चल रहे हैं, ठीक है ना? अगर वो डॉक्टर वाकई काम कर रहे थे। अच्छा जी, टॉपिक ऑनगोइंग है। मुझे तो उम्मीद है कि दोबारा इस टॉपिक पर कभी गुफ्तगू ना करूंगा, आप स्ट्राइक करें और ये सर्विस स्ट्रक्चर आपको दे दें जो चाह रहे हैं। ये बात सही है ना सर? अब हम कोई स्ट्राइक नहीं कर रहे, इस टॉपिक पे गुफ्तगू दोबारा नहीं होगी तो इनको कभी करनी भी नहीं चाहिए। अब हम स्ट्राइक कर नहीं रहे, अब हम स्ट्राइक कोई नहीं कर रहे। हम लोगों ने खत्म हो गया। मैं बताता हूं, हम लोगों ने 7 क्लब जो कि सीएम हाउस है वहां पे धरने का प्लान किया है। हम लोगों से अच्छा वो आप करने लगे? बिल्कुल। तो वो जो मरीज मरेंगे उस टाइम पे जब आप स्ट्राइक नहीं करेंगे, स्ट्राइक अस्पतालों में पूरा नहीं, वो धरना जब कर रहे होंगे तो मरीज मर रहे होंगे, इवनिंग को नाइट ड्यूटी वाले आएंगे, ये उस वक्त आप करें। बिल्कुल ऐसा मौजूद है। ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम था अजहर खान के साथ से हम शुरू हुए, जिसका फैसला होने के बाद भी लगता है कभी इंप्लीमेंट नहीं होगा। जो कायरा साहब की और राय परवेज साहब की अपनी गुफ्तगू सुनी, वो तमगा जमहूरियत के ऊपर भी दोनों जो हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं। यंग डॉक्टर्स हैं, हमें उम्मीद है कभी दोबारा इस पर प्रोग्राम ना करना पड़े। यंग डॉक्टर्स और हुकूमत पंजाब के दरमियान मामला तय होने का मतलब ये है कि पंजाब के मरीज पाकिस्तान के मरीजों की फतह, उनकी जानें बचेंगी और वो जिंदगियां जो ज़ाया हो रही हैं, अगर हो रही हैं कि स्ट्राइक से, वो बच जाएंगी। लेकिन इनके राइट्स भी पूरे होने चाहिए। मुझे कल तक के लिए इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से व्यूअर्स से इजाज़त दीजिए।